हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। ये घटनाएं आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम उन्हीं घटनाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, जिससे आपको हर एक घटना के बारे में डिटेल से पता चल जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जो हम पहली घटना आज ले रहे हैं वह पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था और इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बौखलाए हुए इस घटना को उठाता रहता है और मुक्की भी खाता रहता है। तो जब इस घटना को हाल ही में 1 वर्ष पूरे हो गए तो पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप जारी किया और नया मैप जारी करते हुए उसने गिलगित बल्चिस्तान को अपना एक प्रोविंशियल स्टेटस देने का प्रयास किया अपने मैप में। और भारत ने इस घटना का काफ़ी विरोध किया। भारत ने इसका काफ़ी विरोध किया। उसके बाद में भारत के ऑब्जेक्शन के बाद एक बहुत ही करीबी देश, जो पाकिस्तान का काफ़ी करीबी देश माना जाता है, उस देश ने पाकिस्तान के इस मैप को मान्यता नहीं दी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस देश ने पाकिस्तान के मैप को मान्यता नहीं दी। तो वो है सऊदी अरेबिया। भारत के विरोध के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के इस नए मैप को मान्यता नहीं दी है, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। सऊदी अरेबिया, अ की एलाई ऑफ पाकिस्तान, हैड रिमूव्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगित बल्चिस्तान फ्रॉम द पाकिस्तान मैप ऑन इट्स न्यू बैंक नोट। और भारत ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया था इस पे, जिसके बाद से इस निर्णय को लिया गया। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी सेटबैक की बात है और उनके लिए काफ़ी दुविधा की बात भी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनका एक घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। ठीक है, वहीं पे अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत शुरू से ही गिलगित बल्चिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को भारत का एक अभिन्न अंग मानता रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से ही। दोस्तों, जो दूसरी घटना है वो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, साइबर क्राइम की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं और कई बार क्या होता है कि इनसे संबंधित एफआईआर नहीं दर्ज हो पाते हैं और इसको होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी साइबर क्राइम से रिपोर्टेड घटनाएं हैं उनका जांच करने के बाद में तुरंत उनका एफआईआर के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिटन टू ऑल स्टेट्स टू एग्जामिन एंड रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो दोस्तों, अगर हम जैसे बात करते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका जो एम है, उसका एम है कि बच्चों से जुड़ी हुई या महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ मटेरियल, उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पर की जा सके। तो इसका इसी के लिए 2019 में इस पोर्टल का निर्माण किया गया था और ये प्रयास किया जाता है कि जो भी घटनाएं हों वो इस पोर्टल में आएँ। और उसके बाद ये अपेक्षा की जा रही है कि ये निर्देश दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो भी इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं पोर्टल पे, उसकी जांच करने के बाद में उसको एफआईआर के रूप में परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को 30 अगस्त 2019 को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। और समस्या जो रही है वही रही है कि कंप्लेन तो आते हैं बट उसका एफआईआर में कन्वर्जन रेट काफ़ी लो है और लो कन्वर्जन रेट को देखते हुए ही ये निर्देश दिया गया है, जबकि साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। और अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। ये सारे डिटेल्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद में अगर हम साइबर क्राइम के से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बात करते हैं तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इससे जुड़ा हुआ है, हालांकि भारत इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जो हमारी अगली घटना है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है और एक रहस्यमयी क्षुद्रग्रह की एस्ट्रॉयड की बात की गई है। 16 साइकी इसका नाम दिया गया है, जिसकी खोज अभी नासा ने की है। तो अ रिसेंट स्टडी एट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जिसका नाम है, हैड फाउंड आउट द एस्ट्रॉयड 16 साइकी विच ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर कुड बी मेड इंटायरली ऑफ मेटल। ठीक है, तो जैसा कि इस क्षुद्र ग्रह की खोज नासा ने की है और उसका ये मानना है कि यह पूरी तरीके से धातु का बना हो सकता है। तो आप ही बताइए कि अगर इस क्षुद्र ग्रह को, जो पूरा धातु से बना हुआ है, अगर किसी प्रकार से पृथ्वी पर लाया जा सके तो इससे कितना लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि अभी किसी भी स्पेस एजेंसी या किसी के भी पास, किसी भी देश के पास में ऐसी तकनीक विकसित नहीं हुई है कि इसको लाया जा सके। ठीक है, और नासा ने इसकी जो जानकारी एकत्र की वो हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से की है और इसका जो कोर है वह भी निकिल और लोहे का बना हुआ है, जैसा कि हमारी पृथ्वी का बना हुआ है। ठीक, और नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्रग्रह तकरीबन पूरी तरह से लोहा, निकिल और अन्य दुर्लभ खनिज जैसे सोना, प्लेटिनम, कोबाल्ट और इरिडियम जैसे खनिजों से मिलकर बना हुआ है। हम पूरी घटना के इस बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट बनता है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने आता है वो एक घोटाले से संबंधित है। घोटाला होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं और ये नई घटना जो देखने को मिली है, द इंडियन एक्सप्रेस समाचार के अनुसार प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि झारखंड में जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, उसमें बिचौलियों और कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी घोटाले किए जा रहे हैं। और अगर ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की हम बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए ये केंद्र प्रायोजित एक योजना है। ठीक है, और जो का छात्र अपनी कक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल करते हैं उनको ये दी जाती है, जिसमें उनको कैश दिए जाते हैं प्रतिवर्ष के हिसाब से 1 से 5 वर्ष तक के लिए और 6 से 10 वर्ष तक के लिए। ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रली फाउंडेड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन ऑल स्टेट्स और टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट फ्रॉम फैमिलीज विथ एनुअल इनकम बिलो 1 लाख। तो एक जैसे आपके लिए ऑप्शंस बनाया जा सकता है, तो एक तो हो गया कि किसके लिए है, साथ ही साथ इनकम का एक रेंज है। ठीक, तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है, 50% इन देयर क्लास एग्जाम्स। तो ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और कितना अमाउंट दिया जाता है, तो क्लास 1 to 5 में 1000 रुपीज़ और क्लास 6 to 10 में 10,700। और वहीं पे अगर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की बात करते हैं तो ये एक वन स्टॉप समाधान है, जिसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं जैसे छात्र आवेदन, आवेदन रसीद सत्यापन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। और हमारी सरकार जो है वो डिजिटल इंडिया को काफ़ी प्रमोट कर रही है, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सके, इस योजना को शुरू किया गया है और इस पोर्टल को शुरू किया गया। ठीक है, और हाल ही में यही देखने को मिला कि बिचौलिए बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर छात्रों की उंगलियों के निशान के माध्यम से खाते की आधार सक्षम लेन देन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, किंतु छात्र अपने खातों में आने वाली वास्तविक राशि के बारे में जान भी नहीं पाते, उन्हें सिर्फ नकद राशि का एक अंश सौंप दिया जाता है। ठीक, जो हमारी अगली घटना है वो एक टाइफून से जुड़ी हुई है। हाल ही के वर्षों में काफ़ी टाइफून देखने को मिले हैं और ये टाइफून जो है वो है, उसका नाम है गोनी, जो कि ईस्टर्न फिलीपींस में देखा गया। हालांकि चक्रवात तो टाइफून के बारे में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ इस घटना से मतलब हमें रखना है कि कहाँ पर आया। ठीक है, तो ये हमारा टाइफून गोनी कहाँ पर आया, ये ईस्टर्न फिलीपींस में आया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसके सेकंड पार्ट में फिर से देखेंगे कि नवंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।